ये प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी का जो कि 26.5 किलोमीटर तक है, और ये पाकिस्तान का पहला ये सर्विस है बीआरटी की जो कि बायोगैस पे चलेगी। मतलब इससे पहले डीजल हाइब्रिड पे चलती हैं बसेस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले ईवी बसेस का जो है वो पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया, और अब बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। और आज जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है, और उसमें डिलेज आ रहे थे। फिर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई, तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे। और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, PTCL है, सुई सदर्न गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई, तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बग़ैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है बीआरटी के लिए। जो बसेस होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेस जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है, जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन बसेस के ज़रिए उनके जो सफ़री सहूलियात हैं वो एयर कंडीशनड अच्छी बसेस जो है और सस्ते दामों पे वो अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉरिडोर है उसका भी हमारा विज़िट है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन बीआरटी, जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन बीआरटी जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है, और अभी एक उसका सेकेंड कंपोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकंड कंपोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और अब जो है ये जो बीआरटी कॉरिडोर्स हैं, बीआरटी लाइन्स जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ इशूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें, वो भले आप उसको करते रहें, बसेस की प्रोक्योरमेंट को करते रहें, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जितने भी जो कॉरिडोर है
वो जल्दी तैयार हो जाए ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो सीएम साहब ने पर्सनली उस चीज़ की मीटिंग भी की थी, उसको हेड भी किया था और उन्होंने तमाम मुत्तल्लिका इदारों को, जिसमें सुई सदर्न गैस थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक थी, या बाकी जितने पीटीसीएल या बाकी जितने भी इदारे हैं, उनको सबको उन्होंने मदऊ किया और उन्होंने कहा, उनको सख्ती से उनको तंबीह की कि इसमें जो रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज़ है उसको बग़ैर किसी डिले के जो है वो उसको तेज़ी से किया जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने ये भी कह दिया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो अब जो है मज़ीद डिले होगा, या लोगों ने ये भी पेशन गोया, किसी एक अखबार में जरीदे ने कहा था कि 8 महीने से पहले काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, हमने उन तमाम दावों को अपनी नीयत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी मेहनत से उसको हमने उन दावों को गलत साबित किया और हम जो है एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, लीडरशिप के विज़न के साथ हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो ताकि लोग आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में जो है अपनी सफरी सहूलियात को अच्छे स्टैंडर्ड से लेकर जाएं। इसके बाद हमारा जो एक और हमने ऐलान किया था वो भी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ईवी टैक्सीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ईवी टैक्सीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किसी और सूबे में, किसी और शहर में वो चीज़ें नहीं हुई हैं और उसका भी हमारा मकसद यही है कि जो इस वक्त जो पोल्यूशन के इशू हैं, जिस तरह हमने ईवी बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई, इसी तरीके से ईवी टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। और ईवी टैक्सीज़ में हमारे 2 तरीके की होंगी, एक जो है वो मर्द हजरात के लिए होगी या फैमिलीज़ के लिए होगी, एक प्योरली फॉर फीमेल्स होगी और वो फॉर वुमेन होगी। उसमें हम पिंक टैक्सीज़ जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा और वो पिंक टैक्सीज़ से ख़वातीन पैसेंजर जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डरो खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि आवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। तो यही चंद गुजारिशात थी और अभी इसके बाद मज़ीद जो कोई ट्रैक है उस पर भी हम जाएंगे। आज हमने पूरा दिन ही रखा है कि हम पूरा दिन जो है तमाम पूरी कॉरिडोर का विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, उनको हम रिज़ॉल्व करें। इसको वैसे तो 2026 में इस मंसूबे को कंप्लीट होना था, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब कंटिन्यूटी किसी चीज़ की बीच में डिस्कनेक्ट होती है तो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसके डिले की वजह से या और इश्यूज़ की वजह से ये पहले डिले हुआ और ज़ाहिर प्राइस एस्केलेशन आई जो पूरे पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान के हर इलाके में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के हुकूमत के काम हो रहे थे वहाँ पे जो है वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से फ़र्क आया, तो यहाँ पे भी आया। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप ये प्रोजेक्ट हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग भी शामिल हो और वो प्रोजेक्ट जिसमें फिर एस्केलेशन के इशूज़ भी शामिल होते, एक वो डिले थी। फिर जो दूसरा सबसे वर्स्ट पार्ट था वो था केयर टेकर गवर्नमेंट का। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपने भी सब यहाँ के कराची के सहाफ़ी आपने देखा होगा कि कोई एक दफ़ा किसी ने आके विज़िट तक नहीं किया। मुझे याद है कि हमने पहले जो बसेस मंगाई थी पीपल्स बस सर्विस की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में उतरी तो वो गाड़ियाँ 2 महीने तक पोर्ट पे खड़ी रहीं। वो फिर मुझे मैसेजेस करने पड़े, बयानात चलाने पड़े, ट्वीट्स करने पड़े कि खुदा के वास्ते बसेस हमने ख़रीदी हैं, खड़ी हुई हैं पोर्ट पे, कि आप उन बसेस को रोडों पे लाएं और पब्लिकली इस्तेमाल करें। फिर जब हमने एज ए अपोजिशन, उस वक्त हम लोग मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट में हम लोग बैठे थे, तो उसमें एज ए रोल जो हम कर सकते थे वो हमने वो प्रेशर डेवलप किया जिसकी वजह से वो बसेस फिर पोर्ट से बाहर निकली। तो संजीदगी जो होती है वो अवामी हुकूमतें ही कर सकती हैं जो अवाम के वोटों से ही आती हैं, वो संजीदगी आती है। तो अभी भी जो इसका टाइम लाइन है, हमारी कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट ज़रूर डिले हुआ है लेकिन टाइम लाइन को मैच करें और क्वालिटी पे किसी भी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे पास इस वक्त भी इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट्स हैं जो हैं वो फॉरेनर कंसल्टेंट है, मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, ये फॉरेनर कंसल्टेंट्स हैं और ये इसके एक इसके कंपोनेंट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। जो डेपोज़ के इशू थे वो डेफिनेटली उसकी वजह से भी एक डिले आई, लेकिन उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया डेपोज़ को। जहाँ तक रेट वाइज की बात की, मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट में जो है जो एस्केलेशन हुई, आप जो इनके डीज़ल के रेट्स दिए गए थे, उस वक्त पेट्रोल के रेट्स दिए गए थे, सरिये के रेट्स दिए गए थे, सीमेंट के रेट दिए गए थे, इस तरह
जितने भी केबल्स होती हैं, मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं, क्रश होती है, रेती होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब आपकी कोई एक कंपोनेंट भी बढ़ता है, सिर्फ अगर मैं सिर्फ डीजल का कंपोनेंट भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ के किराए और सब चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आपके जब ये प्रोजेक्ट की शुरू में फिजिबिलिटी बनी थी तब सरिये के रेट और फिर तब सीमेंट के रेट और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो डेफिनेटली वो क्लेम्स आते हैं। ज़ाहिर है जो अगर आपके पास, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में सारी चीज़ें मेंशन एडवांस में होती है कि जी किस हद तक प्राइस एस्केलेशन तक हम जा सकते हैं। जो मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की थी, उससे पहले भी ये इस चीज़ पे हम लोग कर रहे थे कि जी वाटर बोर्ड और से जो जहाँ पे पानी की कनेक्ट लाइन्स यहाँ से हटनी थी वो रीलोकेट होनी थी। तो आपको पता है कि शहरी इलाके में तो ऐसा आसानी है कि एक दिन में आपने पानी के कनेक्शन काट दें और लोगों को सहूलत ना मुहैया हो। तो उसके जितने भी अखराजात हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र में बिलियंस ऑफ रुपीज़ में वो खर्चा कर रही है, उन मुतल्लिका इदारों को दे रही है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वाटर बोर्ड हो या बाकी इदारे हों, कि जी आप जो है ये पैसे लें, आप रीलोकेट करें इन यूटिलिटीज़ को। तो वो सारी चीज़ उसमें शामिल है। देखिए जी, मैं इसको अग्री करता हूँ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि देखिए जी, कभी भी आप अगर जड़ को नहीं पकड़ेंगे और सिर्फ सरासरी चीज़ें होती है तो उसमें फ़र्क होता है। 2018 के जो इंतखाबात हुए थे वो एक दांधीज़दा इंतखाबात थे। 2018 के इंतखाबात में RTS बिठा के एक मसनूई शख्स को जो है वो ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो वो मसनूई शख्स जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बना तो उसने जो इस मुल्क का हशर किया, जो उसने इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब की, जिस तरह उसने उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, जिस तरह उसने IMF के साथ जिस तरह डील्स की या बाकी सारी चीज़ें की, उसकी वजह से प्रेशर जो था इकॉनमी का वो अगली हुकूमत पे पड़ना था। तो उसके 2018 के इंतखाबात के बाद 3.5 साल के बाद जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा आइनी तौर पर हुकूमत जो है वो हटाया गया PTI की, तो उसके उस PTI की हुकूमत को विरसे में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले। 2018 से 3.5 साल तक जितनी भी हुकूमत रही PTI की, कोई एक मंसूबा पूरे पाकिस्तान में कोई गिनवा नहीं सकता, कोई एक डेवलपमेंट स्कीम पूरे पाकिस्तान में कोई गिनवा नहीं सकता कि जी पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम हुआ हो या आवाम की मईशत के लिए कोई काम किया हो। सिर्फ झूठे वादे किए गए कि जी हम 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर देंगे। तो वो झूठे वादे, उसमें ना कोई एक नौकरी दे सके और ना कोई घर दे सके। फिर जब उसके बाद ये सैलाब आए और सब चीज़ें हुई, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ना सिर्फ दावा किया, वो करके दिखा दिया। जो 21 लाख घर बनाने की उन्होंने बात की, तो 21 लाख ख़ानदानों को दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। किसी और, हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया था, सैलाब बलूचिस्तान में भी आया था, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसने गरीब आवाम को, क्योंकि कच्चे घरों में गरीब आवाम रहती है, कच्चे घरों में जो है वो कोई साहिब हैसियत आदमी नहीं रहता। तो जो प्योरली गरीब आवाम थी जिनके घर मुसम्मार हो चुके थे, उस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं इन तमाम लोगों को जिनके घर मुसम्मार हो चुके हैं, जिनकी छत वो थी, जिनका सहारा वो थे, उसको मैं नए घर बना के दूंगा। ये था विज़न जिस पर उन्होंने काम शुरू किया और नए घर बनना जो है वो शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोगों को घर वो डिलीवर भी होना शुरू हो गए हैं। तो ये होता है लीडरशिप का विज़न। ये होता है कि आप लीडरशिप जो है वो फ्यूचर को देखते हुए लोगों की ज़रूरियात को देखती है। आज भी जो बहरान चल रहे हैं मुल्क में, चाहे वो बिजली के बहरान हो या बाकी बहरान हो, उसमें आप देखें कि बिजली के बहरान में भी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था थरकोल का, जिसको बाद में उसके बाद जो हुकूमत है उसने फिर बंद किया, और फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने 2008 के बाद, उन्होंने उस थरकोल के प्रोजेक्ट को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह थरपारका से बिजली निकल रही है। थरपारक अब पूरा पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन और पूरे पाकिस्तान के जो बिजली के माहिरीन हैं वो इस नतीजे में पहुँचे हैं कि अगर पाकिस्तान में बिजली का बिल कम हो सकता है तो उसका वाहिद ज़रिया थरपारकर का कोयला है और उससे वो बिजली निकल रही है, थरपारकर से कोयला निकल रहा है। ये है विज़न। और अब पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न पे घरों को सोलराइज़ कर रही है। वो भी किससे घरों को? वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली गरीब हैं, जिनके डेटा जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बाकी जो हमारे स्टेटिस्टिक के इदारे हैं उन्होंने वेरीफाई किए हैं
उनको जो है मुफ्त में सोलर लगाए जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अनइंटरप्टेड बिजली मिल सके। जिनका यूजेज बहुत कम है उनको पंखा, उनको बल्ब, उनको सोलर प्लेट, उनको बैटरी, ये सॉल्यूशन इस वक्त एनर्जी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये सारा विजन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है कि वो गरीब आवाम को हर मुमकिन किस्म की सहूलत जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए जी, इस प्रोजेक्ट में डिले है, लेकिन अब मज़ीद डिले नहीं होगी, क्योंकि हमारी तमाम टीम जो है दिन रात लगी हुई हैं और कंसल्टेंट यहाँ मौजूद हैं, ट्रांस कराची की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, और सबको हमने बाउंड किया कि यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। देखिए जी, यही फ़र्क है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है ना, वो पाकिस्तान के एक एक कोने को पूरा पाकिस्तान समझती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप समझती है कि कश्मीर भी पाकिस्तान का है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का है, खुशदार भी पाकिस्तान का है, मियांवाली भी पाकिस्तान का है, साउथ पंजाब भी पाकिस्तान का है, सेंट्रल पंजाब भी पाकिस्तान का है, सिंध भी पाकिस्तान का है। तो जो सॉल्यूशन जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के विजन पर थर का कोला निकल रहा है, वो मसला थर का, वो सिंध का हल नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के हर गली कूचे का मसला हल करेगा। उस प्रोजेक्ट में सिर्फ हुकूमत सिंध की जानिब से थर पार्कर के कोयले में, जो कि जैसे सिंध को डायरेक्ट बेनिफिशरी सिंध नहीं था और ना हो सकता, क्योंकि ये सारी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। 2 अरब डॉलर सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है उस प्रोजेक्ट के लिए। थर पार्कर के कोयले के लिए सिर्फ सिंध हुकूमत 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम खर्च कर चुकी है। तो यही है कि हमारी फेडरल सोच है, वफाकी सोच है। हम वफाक को कामयाब करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को कामयाब करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के हर मोहल्ले, हर गली, पाकिस्तान के रहने वाले हर पाकिस्तानी को जो है हम ये देखना चाहते हैं कि उसके पास सस्ती बिजली हो, उसके मसाइल हल हों। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुरुआत मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की, तो वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं थी, वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं थी, वो सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं थी, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं थी, वो पाकिस्तान के हर इलाके के लिए थी। पाकिस्तान के हर इलाके के लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो यही हमेशा जो नेशनल लीडर्स होते हैं उनकी नेशनल विजन होता है, नेशनल सोच होती है और नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं। देखिए जी, PTI पे मैं क्या बात करूँ, वो उस वक्त उनकी जो हरकतें हैं, आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। PTI के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न है और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिस उरूज पे थी, अब उसका अपना ज़वाल भी वो देख रही है। थैंक यू।